हाय एवरीवन। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है 1992। मैंने पता पूछा उस दुकान का जहां हंसता हुआ नकाब मिलता है। लोग हंसते हुए बोले पता नहीं। चिंतामणि चाचा मंदिर के चबूतरे पर बैठे बैठे बोल पड़े। गर्मी की छुट्टी में पापा के साथ उनके गांव गया तो चाचा से मुलाकात हुई। मेरी पैदाइश कटक शहर में हुई, लेकिन क्योंकि हर साल गर्मियों की छुट्टी में हम पापा के गांव जाते थे तो चिंतामणि चाचा को जानता था। पहले मतलब बहुत साल पहले चाचा और हमारा अलग अलग पाड़ा हुआ करता था, यूं कहिए अलग अलग गांव। मगर इंदिरा आवास योजना के गांव तक पहुंचने के बाद आज पास के 4-5 गांवों को मिलाकर एक ही नाम दिया गया, मेदिनपुरा। चाचा हम सब बच्चों के बड़े चहीते हैं। थे हमारे दादा की उम्र के, मतलब अगर दादा जिंदा होते तो इनके दोस्त होते, लेकिन सब इन्हें चाचा कहकर संबोधन करते थे। ऐसे तो वो बहुत व्यस्त रहते थे क्योंकि वो हमारे गांव के डाकिया हुआ करते थे। दिन भर अपनी साइकिल से घूम घूम कर चिट्ठियाँ पहुँचाया करते थे। हमारे गांव की एक खास बात है कि यहाँ के अमूमन हर दूसरे घर के लड़के दुबई में नौकरी करते हैं। 12वीं कक्षा तक गांव में पढ़ाई करने के बाद दुबई नौकरी करने के लिए निकल पड़ना एक ट्रेंड बन गया था जैसे। तो हर रोज किसी न किसी की चिट्ठी आकर पहुंच जाया करती थी। चाचा गांव के पोस्ट ऑफिस में किरानी का काम करते थे और साथ ही साथ चिट्ठियां डिलीवरी भी करते थे। काफी मर्तबा सिफारिश करने के बाद भी डिलीवरी बॉय का पोस्ट खाली पड़ा था। सब तो दुबई निकल पड़ते थे, भला डिलीवरी का काम कहाँ किसी को अच्छा लगे। खैर, चाचा अब अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी थे तो उनके पास अब वक्त ही वक्त और किस्से ही किस्से थे। उस दिन उन्होंने सन 92 का वो दिन याद दिलाया जब मेले में आग लग गई थी। कहते हैं हमारे ग्राम देवती नाराज हो गई थी और ये उनका श्राप था। वो एक बहुत बड़ा हादसा था जिससे न जाने गांव के कितने परिवार जूझे थे। उसके बाद अच्छे से पूजा पाठ करके ग्राम देवती के लिए मंदिर की स्थापना की गई और उसके बाद से आज तक ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी। उल्टा नतीजा ये हुआ कि गांव के लड़के दुबई में जाकर बसने लगे। चिंतामणि चाचा ने सन 92 के उस हादसे के बीच से होकर गुजरी एक प्रेम कहानी सुनाई। ये कहानी थी शुभेंदु और अमृता की। शुभेंदु हर साल गांव के मेले में आयोजित हुए दास काठिया सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेता था। इस कार्यक्रम के बारे में मैं बता दूं, यहाँ गाना गाकर नाटक किया जाता है। मंडली में प्रायतः 6 से 7 लोग होते हैं, जिनमें से सब बारी बारी करके गाना गाते हुए हाथ में एक लकड़ी जिसको काठिया कहते हैं ताल के साथ बजाते हैं और बाकी के मंडली नाटक करके दिखाते हैं। शुभेंदु को ये शौक बचपन से होगा, जब वो मेला देखने अपने बाबूजी के साथ आया करता था। और जैसे ही वो स्नातक पहुंचा ये सब काम में वो भी जुट गया, क्योंकि अब वो हर साल खुद परफॉर्म करता था तो कहीं ना कहीं हर किसी के नज़र में रहता था। अमृता अपने चिंतामणि चाचा की बेटी थी। उन्हें इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं था तब तक, जब तक शुभेंदु चिट्ठी लिखकर अमृता के पते पर न भेजता। वो सारे खत चिंतामणि चाचा खुद पढ़ते थे, मगर जवाब देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मगर मन ही मन उन्होंने ये सोच रखा था कि अगली बार अगर ऐसी भद्दी हरकत उस लड़के ने की तो सीधे उसके घर पहुंच जाएंगे और उसके बाबूजी की जग हसाई करा के वापस आएंगे। बाकी वो बाप बेटे जाने और उनका मोहल्ला, लेकिन कुछ था जो हर बार उन्हें रोक देता था। शुभेंदु की चिट्ठी हर हफ्ते आती थी। वो इस उम्मीद में चिट्ठी भेजता था कि भले ही अमृता जवाब न दे पाए, मगर पढ़ती तो है, उसकी भावनाओं को समझती तो है। चिट्ठियों में पहले तो मेरी कहानी की तरह एक शायरी हुआ करती थी। अगले 2-3 पैराग्राफ में हालचाल पूछी जाती थी और उसके अगले पैराग्राफ में अमृता की थोड़ी बहुत तारीफ, और आखिरी में अपना हफ्ता कैसे गुजरा ये बयान करके इति श्री हनुमान चालीसा संपूर्ण कर दिया जाता था। शुरू शुरू की चिट्ठियों को पढ़ते ही चाचा फाड़ दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब चिट्ठियों में अमृता के वर्णन वाले पैराग्राफ बढ़ने लगे तो उन्होंने मुद्दे की गंभीरता को समझकर बख्श दिया। शुभेंदु अपने अतीत के बारे में ये लिखता था कि वो बचपन से बहुत ही शरारती लड़का था, जो बात बात पर हाथ उठा दिया करता था। अपने स्कूल और कॉलेज में सुर्खियों में रहने के लिए वो बेमतलब दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप किया करता था। 2-4 लड़के अगल बगल रहते थे तो धाक जमी रहती थी। काफ़ी लड़कियों से प्रेमालाप हो चुका था, लेकिन हर 2 महीने बाद आलाप वही रहती थी जैसी दूसरी के लिए थी। मगर एक बार अपने कॉलेज के चुनाव के मसले में बुरी तरह पकड़ा गया था। बात मजिस्ट्रेट तक जा पहुंची।
उसके पिताजी ने जाकर माफ़ीनामा दिया, तब जाकर ये छूट पाया। और उस दिन शुभेंदु ने पहली बार अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखा था। उसके पिताजी बड़े सरल स्वभाव के आदमी थे, इतने सरल कि अगर कोई जोर से चिल्लाकर कुछ कह देता तो वो सहम जाते थे। और यही कारण था कि शुभेंदु इतना उद्दंड हुआ करता था। पिताजी की इसी आदत से नफरत थी उसे। एक बार जब उसके पिताजी उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल लेकर जा रहे थे, तब रास्ते के इस पार से उस पार की दूरी तय करते वक्त एक मोटरसाइकिल वाला जोर से बगल से गुजरा और हम अपना संतुलन खोकर दोनों बाप बेटे गिर पड़े। वो मोटरसाइकिल वाले ने जाते वक्त ये कहा कि ध्यान से क्रॉस किया कर, नहीं तो चढ़ा दूंगा और यहीं मर जाएगा। पिताजी ने ये बात सुनी और चुपचाप उठकर अपने और शुभेंदु के कपड़े झाड़कर आगे निकल पड़े। जब शुभेंदु ने गुस्सा किया तो पिताजी ने अपनी ही गलती थी कहकर बात को टाल दी। कॉलेज के वो इलेक्शन वाले अध्याय के बाद शुभेंदु को पहली बार ऐसा लगा कि उसके पिताजी करते हैं वो ठीक ही करते हैं। किसी से बहस करके क्या फ़ायदा, जो नासमझ है उसे कितना भी समझाओ कम पड़ता है, और समझदार को समझाए ही क्यों। मगर इज्जत अगर एक बार चली जाए तो समझने या समझाने के लायक कोई नहीं समझता। उसके बाद उसने कॉलेज में आए हुए एक 10 काठिया मंडली को देखा। उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उन्हीं के साथ जुड़ गया। इसी दौरान 1992 के उस मेले में उसने पहली बार अमृता को देखा। एक आध बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और 2-4 बातें भी हुई। पहली बार में अमृता ऐसे भाग गई, शुभेंदु की सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। दोनों ने साथ मिलकर मौत का कुआं का टिकट लिया। जान कुएं के अंदर जोखिम में था, मगर नजरें इनकी आपस में एक दूसरे को घायल कर रही थी। कुछ देर दोनों खामोश होकर बैठे रहे, पता नहीं मन ही मन क्या बात कर रहे थे। फिर शुभेंदु ने पहल की। अपने बारे में जितनी बातें थी वो सब बोल गया, मगर अमृता ने कुछ जवाब न दिया। कहते कहते लगभग थक ही गया था, तो अंत में अमृता ने मुस्कुराकर बस अपने घर का पता बता दिया और चुपके से निकल गई। मन तो किया उसका कि पीछा करे, मगर जब घर का पता मालूम चल चुका था तो हर हफ्ते चिट्ठी भेजने के ख्याल ने उसके कदम रोक दिए। अमृता उसे हर जगह दिखने लगी थी। हर लड़की में उसे एक ही चेहरा नजर आने लगा था। कुछ दिनों तक तो चेहरा उसे अच्छी तरह याद रहा, फिर उसके बाद यादों से वो चेहरा धूमिल होने लगा, तो उसने जितना याद था उसे लेकर एक छवि कागज में उतारने की कोशिश की और हर हफ्ते चिट्ठी के साथ वो छवि वो भेजा करता था। इसी उम्मीद में था कि अगले साल के मेले तक तो मुलाकात हो ही जाएगी और तब जी भर के देख लेगा। चिंतामणि चाचा कहते कहते रुक गए। उन्होंने कहा, शुभेंदु की बनाई हुई छवि अब एक काल्पनिक रूप धारण कर रही थी। कभी देवी दुर्गा की शक्ल आने लगी थी तो कभी अभिनेत्री रेखा जी की। धीरे धीरे शायद वो खुद भूलने लगा था। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे शक्ल आने लगे जिन्हें देखकर ये लगता था कि शायद राह चलते लोग हैं। इतना तक हुआ कि जो शुभेंदु की आखिरी चिट्ठी आई उसमें एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची की छवि थी और साथ में लिखा था कि इस साल के मेले में वो मिलने आएगा, वहीं मौत के कुएं के पास। 1993 का मेला न करने का फैसला गांव के पंचों ने लिया। जब शुभेंदु को ये बात मालूम चली तो वो सीधे आकर पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। वहां चिंतामणि चाचा ने पहली बार शुभेंदु को देखा। शुभेंदु ने अपने दुबई जाने की बात की और एक बार अमृता से मिलने की गुजारिश की। चाचा ने जवाब दिया कि अमृता की अब शादी हो गई है, लेकिन ससुराल में उसकी भेजी हुई सारी चिट्ठियां लेकर गई है। चाचा को डर है कि कहीं ये चिट्ठी उसकी शादी न तोड़ दे। शुभेंदु के सपने एक ही पल में जमीन पर गिर गए। दिल बैठ सा गया। बस इस बात की तसल्ली लेकर वो निकल गया कि अमृता ने उसकी बातें सुनी तो है, उसका प्यार महसूस किया है। कुछ समय के लिए ही सही उसने पहली बार मोहब्बत तो की। एक आखिरी चिट्ठी वहीं बैठकर लिखने लगा और जिंदगी भर की दुआएं देकर वो निकल गया। चिंतामणि चाचा हमें कहानी सुनाते हुए आगे बस इतना बोल पाए कि अगर उनकी बेटी जिंदा होती तो शायद शुभेंदु उनका दामाद होता। सन 92 को याद किया और फिर शांत हो गए। मैंने चाचा के पैर छुए और जाने की आज्ञा लेने ही वाला था कि मन में एक और सवाल आया। मैंने पूछा, चाचा उसके बाद शुभेंदु का कुछ पता चला? चाचा ने कहा, उन्हें बस इतना पता था कि शुभेंदु ने 1995 में शादी कर ली थी और कटक शहर में रहने लगा। दुबई वो जा नहीं सका, उससे पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया। और ये भी बताया कि उस लड़के का नाम शुभेंदु नहीं था। जब मैंने असली नाम पूछा तो चाचा उठकर चल दिए।
उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर मज़ा आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।